नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बीजेपी में रहना है तो मोदी मोदी कहना है, कुछ यही आलम है बीजेपी का। बीजेपी उपाध्यक्ष कल्याण सिंह तो खुलेआम कह चुके हैं कि बीजेपी का मतलब मोदी, मोदी का मतलब बीजेपी। यानी मोदी की चाहत को पूरा करने के लिए पूरी बीजेपी सिर के बल खड़ी हो जाती है। मोदी के मस्तक पर शिकन पड़ते ही बीजेपी नतमस्तक हो जाती है। दूसरी तरफ आडवाणी और सुषमा स्वराज जैसे दिग्गजों की एक नहीं चल रही है। अतीत में जिन चेहरों ने बीजेपी की बुनियाद रखी, उसे सजाया संवारा, वो एक एक करके किनारे लगाए जा रहे हैं। 7 बार या 5 बार सांसद रहे वफादारों के टिकट काटे जा रहे हैं। अटल आडवाणी युग की बीजेपी का यह मोदी काल है और इस काल के संक्रमण से गुजर रही पार्टी के वफादार सिपाही अब खुलेआम बागी हो रहे हैं। आज अटल व आडवाणी युग के कद्दावर चेहरों में से एक जसवंत सिंह ने भी बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार बनकर पर्चा दाखिल कर दिया। ये 76 साल के वही जसवंत सिंह हैं जिन्होंने जनसंघ और बीजेपी में पूरी उम्र गुजार दी। वाजपेयी मंत्रिमंडल में कई मंत्रालयों के मुखिया रहे, लेकिन मोदी की बीजेपी को जसवंत या उन जैसे वफादार नेताओं के अतीत से शायद कोई मतलब नहीं। बिहार में बीजेपी के पुराने नेता लालमुनि चौबे ने भी आज बगावत कर दी। हालत यह है कि वफादार बागी हो रहे हैं और जिन्होंने मोदी को कभी हत्यारा कहकर अपनी राजनीति चमकाई, उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। तंज कसने वाले लोग तो यह भी कह रहे हैं कि दूसरी पार्टियों से आने वालों के लिए बीजेपी ने टिकट ऑन अराइवल की स्कीम शुरू कर दी है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी के टूटने की शुरुआत हो चुकी है? अटल आडवाणी के चहेतों को क्यों किनारे लगा रहे हैं मोदी? और क्या बीजेपी अब वन मैन पार्टी बनकर रह गई है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। पार्टी में जो कदम उठाए हैं उससे एक प्रश्न खड़ा हुआ है जो मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व की जड़ों तक जाता है। वह है असली, वो नकली भारतीय जनता पार्टी। ये जो नमो नमो का तमाशा है, ये मुझे याद दिलाती है सन 75 की, और इसमें अहंकार ज्यादा है। इससे पहले कि मोदी ब्रिगेड अपने बागी सिपाही का कोर्ट मार्शल कर कुनबे से बेदखल करती, असली और नकली बीजेपी का फर्क बताकर मोदी, राजनाथ और महारानी पर जुबानी बम बरसाकर बीजेपी के इस बुजुर्ग बागी ब्रिगेडियर ने पार्टी से 35 साल का रिश्ता तोड़ लिया। अटल आडवाणी के चहेतों में शुमार, संघर्ष से सत्ता तक भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार रहे जसवंत सिंह ने बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर खुलेआम ललकार दिया मोदी के महारथियों को। अब बाड़मेर की दरों दीवारों पर जसवंत सिंह के पोस्टर चस्मा है, मगर मोदी की चकाचौंध में डूबी बीजेपी को इससे क्या फर्क पड़ता है कि पार्टी के पुराने ठाकुर का अतीत क्या था, अहमियत क्या थी, वाजपेयी युग में हैसियत क्या थी। उसके लिए तो कांग्रेस छोड़कर आए 72 साल के कर्नल सोनाराम अहम हैं। इसीलिए सारी उम्र पार्टी को समर्पित करने वाले 76 साल के जसवंत किनारे लगा दिए गए। मोदी की मंडली ने बुजुर्ग ब्रिगेडियर को घर में पराया कर एडजस्टमेंट का फॉर्मूला रखा तो जवाब आया कि वो कोई पुराने फर्नीचर नहीं जिसे एडजस्ट कर दिया जाए। अब खेद है मुझे कि उनको हम नहीं एडजस्ट कर पाए। राजनाथ सिंह जी ने भी उनको यही कहा है। मैं कोई फर्निशिंग, टेबल, कुर्सी वो तो हूँ नहीं कि मुझे एडजस्ट करके यहाँ नहीं लगा, जगह नहीं है तो इधर लगा दो। मुझे लगना नहीं है। वैसे वाजपेयी आडवाणी युग के नेताओं को नेपथ्य में भेजने के अकेले उदाहरण नहीं हैं जसवंत सिंह। गुजरात से हरेन पाठक, राजस्थान से सुभाष महारिया जैसे चेहरों के साथ साथ बिहार के बक्सर से पूर्व बीजेपी सांसद लालमुनि चौबे भी किनारे कर दिए गए। मोदी के घोर समर्थक अश्विनी चौबे को बक्सर से टिकट मिला तो अटल आडवाणी युग वाले चौबे जी आग बबूला हो गए। 72 साल के लालमुनि चौबे ने भी निर्दलीय उतरने का दावा ठोक मोदी के खिलाफ प्रचार की प्लानिंग तक कर ली। मैं भाजपा के खिलाफ करूंगा, नरेंद्र मोदी हो चाहे कोई खड़ा हो, मैं निर्दलीय हूँ, फार्म भरूंगा। बड़े बुजुर्ग नेताओं की वाणी से अभिशप्त बीजेपी अतीत की परंपराओं से आगे निकल चुकी है, जहां आशीर्वाद से होती थी हर अनुष्ठान की शुरुआत, जहां अटल आडवाणी के पोस्टरों से होता था शंखनाद। अभी ये झगड़ा चल ही रहा था कि राजनाथ के ट्विटर से 2 पोस्टर अवतरित हुए। पहले वाले में मोदी गायब थे, खबर बनी तो अध्यक्ष महोदय के साथ मोदी भी खड़े हो गए। तभी तो अटल आडवाणी युग के नेता भी कहने लगे कि बीजेपी मतलब मोदी और मोदी मतलब बीजेपी। तो मोदी जी माने भाजपा, भाजपा माने मोदी। तो मोदी जी माने भाजपा, भाजपा माने मोदी।
वन मैन पार्टी के विशेषण से विभूषित होकर 14 के चक्रव्यूह को भेदने की तैयारी कर रही बीजेपी का यही सच विरोधियों को गुदगुदा रहा है। मोदित्व का महाअनुष्ठान करने वालों को दिग्विजय सिंह का दिव्य ज्ञान बताता है कि असली बीजेपी तो अब खत्म हो गई है। भाजपा तो पता नहीं कहाँ है। भाजपा खत्म, अडवाणी जी खत्म, राजनाथ खत्म, केवल मोदी और मोदी की सरकार। खैर, निचोड़ यह है कि एक तरफ बीजेपी के बूढ़े शेर हैं जो पार्टी से बगावत कर मोदी के 56 इंच के सीने से टकराने की हिम्मत दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कभी मोदी से नफरत करने वाले कुछ मौका परस्त हैं जो हवा का रुख भांपकर बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। इसीलिए सवाल उठे कि क्या बीजेपी के टूटने की शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो सुना आपने तेवर, जसवंत सिंह के तेवर देखे। जसवंत सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। साथ में बिहार में लालमुनि चौबे 5 बार बिहार में बीजेपी के विधायक रहे बिहार से, और 4 बार बक्सर से सांसद रहे। 4 बार सांसद जो शख्स रहा, 5 बार विधायक जो शख्स रहा, उसने भी बगावत कर दी और ऐलान कर दिया कि मोदी के खिलाफ बिगुल फूकूंगा, बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। साथ में यह भी कहा कि बीजेपी का वर्तमान नेतृत्व चोरों का है और राजनाथ सिंह गुलामों के अध्यक्ष है। ये वो शख्स कह रहा है जो 5 बार विधायक और 4 बार बीजेपी का सांसद रहा, और दूसरे जसवंत सिंह 3 दिन से हम सब जानते हैं। सवाल यही कि क्या हो रहा है बीजेपी में। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है आनंद प्रधान, राकेश सिन्हा संघ के विशेषज्ञ हैं, आरएसएस पर किताब भी लिखी है, शोभा ओझा कांग्रेस प्रवक्ता, सुधांशु मित्तल बीजेपी प्रवक्ता। सुधांशु मित्तल जी, स्वागत है आपका। आज एक नया तमगा दिया है लालमुनि चौबे, जिनका परिचय शुरू में मैंने कराया। आदरणीय सांसद रहे हैं, 4 बार 5 बार विधायक रहे। मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि दर्शकों को पता चले। उन्होंने कहा बीजेपी का नेतृत्व, वर्तमान नेतृत्व चोरों का नेतृत्व है और ऐसी पार्टी में रहने का सवाल ही नहीं है। राजनाथ सिंह गुलामों के अध्यक्ष हैं। आपकी टिप्पणी चाहूंगा। लालमुनि चौबे जी ने अपनी सोच समझ में कुछ कहा है। हर चीज पे टिप्पणी करना कौन सी जरूरी बात है। अगर दिग्विजय सिंह यही कहे होते तो आप तुरंत टिप्पणी करते। अगर ये बात दिग्विजय सिंह ने कही होती तो आप टिप्पणी तुरंत करते। आप ही दिग्विजय सिंह जी की सार्थकता यह है कि वो प्रतिपक्ष के एक बड़े नेता हैं और वो जब बोल रहे हैं तो वो प्रतिपक्ष की ओर से बोल रहे हैं। तो बीजेपी के लालमुनि चौबे खुद ही कह रहे हैं कि मैं निर्दलीय हूं। तो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर आपको तो नहीं लगता, जो है उनकी आपको बात नहीं लगता कि लालमुनि चौबे ने अगर आपकी पार्टी के लिए कहा कि वर्तमान नेतृत्व चोरों का है और राजनाथ सिंह गुलामों के अध्यक्ष हैं और इस पार्टी, ये पार्टी रहने लायक नहीं है, इस पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार करूंगा, आपको लगता नहीं कि इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करने लायक आपको यह बात नहीं लग रही है? सुधांशु मित्तल। अजीत जी, इस सारी चीज को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तब हमें चीज समझ आएगी कि हो क्या रहा है। मैं आपकी पूरी जो इससे पहले की जो स्टोरी चली थी उसको गंभीरता से देखा और जो जो प्रश्न उसमें उठाए, जरा उन पे 2 मिनट अगर मुझे समय दे देंगे तो मैं उनके बारे में कुछ आपके तथ्य सामने रखना। लेकिन आप बिना सवाल के जवाब के देखिए, पहली चीज वफादार वगैरह ये सारी, हाँ मतलब जो 5 बार एमएलए रहता है, 4 बार सांसद रहता है, वफादार नहीं होता। ओपनिंग स्टेटमेंट सुन लीजिए जी, मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट सुन लीजिए, उसके बाद खूब चर्चा करेंगे। बोलिए। जो वफादारी की बात हुई थी तो एक शेर बड़ा अच्छा है, क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर कभी। अब विषय आता है, चाहे जसवंत सिंह जी का हो चाहे लालमुनि चौबे जी का हो, थोड़ा जसवंत सिंह जी के तथ्य भी जान लीजिए। जसवंत जी आखिरी बार राजस्थान से चुनाव लड़े थे 98 में, वो 96 में लोकसभा जीते थे, 98 में लोकसभा हार गए थे और फिर राज्यसभा में रहे। पिछली बार 2009 में वो दार्जिलिंग से चुनाव जीते। जी ये सब मैं जानता हूं, ये सब मैं जानता हूं, बाड़मेर का। लेकिन आपको दूसरा तथ्य तो सुनिए ना। नहीं, एक मिनट, चूंकि बाड़मेर की आपने बात की सुधांशु मित्तल, नहीं आपने चूंकि बाड़मेर की बात की, बाड़मेर में सुधांशु मित्तल 8 कंस्टिट्यूएंसी है, 8 कंस्टिट्यूएंसी में 7 में से बीजेपी के विधायक हैं, इंक्लूडिंग मानवेंद्र सिंह जो जसवंत सिंह के बेटे हैं, और आपको 7 विधायकों में से कोई नहीं मिला आपकी पार्टी में जो जसवंत सिंह को अगर आप टिकट काटें या टिकट न दें तो वहां खड़ा कर सके। आपने कांग्रेस से एक कर्नल सोनाराम को इंपोर्ट किया और 2 दिन पहले इंपोर्ट किया और 2 दिन के भीतर उनको टिकट दिया। मतलब आपकी पार्टी में इतनी बैंकरप्सी है, इतनी तंगी है कि आपको 7 विधायक में से कोई योग्य नहीं लगे, आपको कांग्रेस से लाना पड़ा। और आप तर्क दे रहे हैं कि जसवंत सिंह क्यों हारे और क्यों नहीं दिया और क्या दिया। जी
अजीत जी, दो प्रसंग अलग अलग हैं जी। जसवंत सिंह जी को टिकट क्यों नहीं मिली और सोनाराम जी को टिकट क्यों दी, दोनों प्रसंग अलग अलग हैं। मैं पहले जसवंत सिंह जी का प्रसंग आपको समझा रहा हूं, पहले वो समझ लें जी। तो जसवंत सिंह जी का बारमेड़ का जो जिसको कहते हैं क्लेम, और वो बहुत ज्यादा क्लेम है और वो वहीं के थे, इसका मैंने आपको तथ्य बतला दिए। इसमें क्या है क्या नहीं वो आपने समझ लिया। अब दूसरा प्रश्न आता है सोनाराम जी का। वहां की राजनीति से अगर थोड़ा वाकिफ हो तो आप वहां पे मुस्लिम जाट ये बहुल्य क्षेत्र हैं और वहां की एक पिक्यूलियर स्थिति है। बारमेड़ में कितने साल से हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा है, अगर आप इतिहास उठा के जी, देखो वो तो सब अपने मेरे आप पास आपको समझ इतिहास में है, आएगा। मेरे और पास इस समय बाड़मेर का जिस- इतिहास भी है और भूगोल भी है। अच्छा, मैं सवाल ये आप पूछता बता हूं, दीजिए, मैं ये सवाल 2009 में पूछता क्या हूं हुआ कि था? इतनी पुरानी पार्टी 1980 से पैदा हुई बीजेपी, इतनी पुरानी पार्टी जिसके 7 विधायक है, क्या आप अपने भीतर से एक विधायक नहीं खोज पाए कि जसवंत सिंह को टिकट नहीं भी दिया तो एक कांग्रेस के से 3 दिन पहले लाए हुए आदमी के लिए? क्योंकि जसवंत सिंह जी को वसुंधरा राजे यही मैंने चाहती आपसे थी, फिर पूछा, वसुंधरा राजे यही चाहती थी क्योंकि नाक की लड़ाई थी। आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये ये दोनों है, ये दोनों एक चीज साथ नहीं हो सकती हैं। नहीं, ना आपका प्रश्न ये हो सकता है जसवंत सिंह जी को क्यों नहीं दिया, वो मैंने बता दिया। और दूसरा ये है कि सोनाराम जी को क्यों दिया, ये आपका प्रश्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें देखिए केंद्रीय चुनाव समिति का विशेष अधिकार है कि किसको वो सोचे कि कौन जो है चुनाव में जीत सकता है। 480 सीटें हम लोग देते बांटते हैं, उसमें 8, 10, 15 सीटें ऐसी होती हैं जो बाहर से लोग आते हैं और जिनके जीत के आधार पर हम देते हैं। इसलिए अपवाद को आप कहिए कि ये हमारी व्यवस्था बन गई है, ये गलत बात है। वही उसी पे जसवंत सिंह जी का जो विषय है- सुधांशु मित्तल, शोभा ओझा को इसमें लूंगा, बीच में बात करूंगा, लेकिन आप ही की पार्टी से सुषमा स्वराज ने ऐतराज किया, ट्वीट किया, ऐतराज किया, बयान दिया। एक तरह से उन्होंने कहा कि पार्टी में चुनाव अभियान समिति में फैसला नहीं हुआ। मुद्दा यह है कि आप जसवंत सिंह जैसे एक ऐसे शख्स को टिकट नहीं देते हैं, बदले में जिसको देते हैं वो 3 दिन पहले आते हैं, और यह नाक की लड़ाई है। सुधांशु मित्तल, आपको पता है कि वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह, जसवंत सिंह के नाक की लड़ाई है, और यही जसवंत सिंह ने आज कहा कि मेरे साथ वसुंधरा राजे और राजनाथ सिंह ने गद्दारी की है। तो पार्टी में हो क्या रहा है सुधांशु मित्तल जी? अगर ये नाक की लड़ाई होती तो मानवेंद्र को कैसे मिल गया? अगर ये नाक की लड़ाई होती तो मानवेंद्र को कैसे विधानसभा मिल गई? उससे पहले कैसे लोकसभा उनको मिल गई? पिता पुत्र दोनों जो है राजनीति में एक साथ हर जगह रह चुके हैं, तो इसलिए इन सब चीजों को कयासों के आधार पर करते चलिए। अब जरा उसके आधार पे आप पूरी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर नहीं, हम कटघरे में हम क्यों खड़ा? कटघरे में आपके कार्यकर्ता, आपके नेता खड़े कर रहे हैं। हाँ, तो कटघरे में जसवंत सिंह, लालमुनि चौबे जी जब तक पार्टी नहीं छोड़े थे, कटघरे में जब तक जसवंत सिंह और लालमुनि चौबे पार्टी नहीं छोड़े थे, उनकी हर बात का स्वागत था। सुधांशु मित्तल, पार्टी छोड़ दी है तो वो वैसे ही हो गए जैसे कोई प्रतिपक्ष का आदमी बिल्कुल। होता है। सुधांशु मित्तल, कटघरे में बीजेपी को, ये हमारा कम से कम विवेक जो है ये हम पे छोड़िए। चलिए शोभा ओझा, कटघरे में बीजेपी को हम नहीं खड़ा कर रहे हैं। सुधांशु मित्तल कटघरे में जसवंत सिंह खड़ा कर रहे हैं, लालमुनि चौबे कर रहे हैं, हरेन पांड्या कर रहे हैं, राजन सिंह राणा कर रहे हैं, जो 7 बार और 5 बार से भावनगर से और अहमदाबाद से सांसद रहे। चलिए शोभा ओझा, बीजेपी में जो चल रहा है सब ठीक है। कांग्रेस के नेताओं के आज भी कई लोगों के बयान दिए देखे हमने, दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिए। ये तो कह रहे ठीक है, एक इनका अधिकार है, जिसको मर्जी टिकट दे रहे हैं, इसमें क्यों हम लोग इतनी बहस कर रहे हैं इस पर? शोभा ओझा, देखिए, आज की तारीख में देश, हिंदुस्तान हमारा भाजपा मुक्त हो चुका है। अब केवल कोई है तो वो है मोदी। जो मोदी जी की कार्यशैली गुजरात में रही, जो उनने केशुभाई को वहाँ ख़त्म किया, चाहे वो पंड्या जी को ख़त्म किया, चाहे संजय जोशी को ख़त्म किया पॉलिटिकली, उसी तरह की कार्यशैली उनकी अब नेशनल लेवल पे दिख रही है। आज अगर अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, लालजी टंडन जी, सुषमा स्वराज जी, सभी जितने सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर वो परेशान हैं, कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के अंदर एक द्वंद्व है, तो वो साफ दिखाता है कि किस तरह का डिक्टेटरशिप पार्टी के अंदर चल रही है। किस तरह से राजनाथ सिंह जी आज एक ट्वीट करते हैं, 12 मिनट के अंदर वो अपना ट्वीट वापस ले लेते हैं और पुनः वो मोदी के गुणगान करने लगते हैं। तो ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि पार्टी के अंदर किस तरह चल क्या रहा है, द्वंद्व चल रहा है, किस तरह पार्टी टूट गई है। और
पार्टी की विचारधारा नाम की कोई सुधांशु चीज मित्तल नहीं जवाब रही, जो देंगे। पार्टी कांग्रेसी तो विचारधारा खुश की हो रहे हैं बहुत कि आपके गुणगान भीतर ही करती थी। संघर्ष चल रहा है, कांग्रेसी पार्टी खुश विद हो रहे हैं, उसके डिफरेंस बाद मैं अपने को स्टूडियो बताती लौटूंगा। थी, आज वो पार्टी खत्म हो गई है। जी जी बिल्कुल, वो पार्टी खत्म हो गई और आपकी पार्टी में भगदड़ मचा है, आप इससे चिंतित ही नहीं है। जी सुधांशु मित्तल, शोभा जी, हमारी पार्टी में कोई भगदड़ नहीं मची, हमारी पार्टी यथावत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 2014 का चुनाव लड़ेगी। आपको पता ही नहीं है, फिर डेटा जरा कलेक्ट करिए। हरियाणा से 4 लोग आपकी पार्टी से ही गए जिनको बीजेपी से टिकट मिल गया। हरियाणा में 8 में से 4 बीजेपी में जो मिला है टिकट वो कांग्रेसी है। यूपी में वही हाल है। चलिए, अवसरवादी लोग हैं जो छोड़ रहे हैं टिकट, कोई लालच में छोड़ रहे हैं, पर पार्टी की सिद्धांतों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा और पार्टी का हर ईमानदार सिपाही पार्टी की लड़ाई लड़ रहा है। चलिए सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए, स्टूडियो लौटूंगा। सुधांशु मित्तल, सुधांशु मित्तल, शोभा जी, आपके बयान के अनुसार हमारी पार्टी तहस नहस हो गई है, तो आपको क्यों चिंता हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए भाई। चुनाव में आपकी प्रतिपक्ष की पार्टी बिल्कुल खत्म हो रही है, हमारे सारे लोग जा रहे हैं, आप तो खुश हुई है। अरे इससे तो आपके जीत के चांस बढ़ते जा रहे हैं। नहीं हो रही है। आपको क्या कष्ट हो आप रहा है? जो सपने देख रहे थे, आप कह अपना रहे देखिए, थे क्यों अब कांग्रेस दिक्कत क्या हो गई? देखिए, भारत आप की लोग बात सब हो कह गए रहे थे, आज खाली। भारतीय सुनिए, अब जनता आप लोग पार्टी क्या हो मुक्त गया? हो आप गया लोग हो गए है। खाली। ये बड़ी खुशी की आपका बात है। काम बचा नहीं, क्योंकि पार्टी में ना कोई टिकट मांग रहा है, सब लोग टिकट वापस कर रहे हैं। भारतीय जनता अब कोई पार्टी टिकट मांग नहीं रहा। चलिए आप दोनों को रोक रहा हूं, स्टूडियो लौटना होगा। एक मिनट, दोनों को रोक रहा हूं। सुधांशु मित्तल, शुभ हो जाए। आनंद प्रधान आपकी टिप्पणी लूंगा, उसके बाद इनके पास जाऊंगा। आनंद प्रधान, एक मिनट, पार्टी के बारे में बहुत कुछ सोचने शोभा हो जाए। सुधांशु मित्तल, एक मिनट रोक रहा हूं। आनंद प्रधान, जिस ढंग से चल रहा है, अटल आडवाणी का एक युग था, एक प्रभा मंडल भी था, वाजपेयी आडवाणी काल। जो जिन लोगों का टिकट काटा गया वो आडवाणी वाजपेयी के करीबी रहे, चाहे लालमुनि चौबे हो, हरेन पाठक जो 7 बार एमपी रहे, और उनके सामने एक एक्टर को चुनाव दे दिया गया, परेश रावल को, क्योंकि मोदी के करीबी थे। वैसे ही भावनगर से राजन सिंह राणा का टिकट काटा गया, 5 बार के सांसद हैं। तो क्या चल रहा है? ये माना जाए कि कोई आने वाले समय में चुनाव के बाद किसी तरह के बीजेपी में एक नए बिखराव या नए किस्म के पोलराइजेशन का कोई संकेत है? देखिए, मुझे जो मैं सेंस कर पा रहा हूं उसमें 2 बातें खास हैं कि जो आप पार्टी के अंदर गुटबंदी और लॉबी, वो अटल आडवाणी दौर में भी था। अटल और आडवाणी के बीच में ही 2 ग्रुप थे, और वो ग्रुप आज से नहीं है। खुद उत्तर प्रदेश में 4-4 ग्रुप रहे हैं। राजनाथ सिंह का अलग रहा है, लालजी टंडन का अलग रहा है, कलराज मिश्रा का अलग ग्रुप रहा है, कल्याण सिंह का अलग रहा है। और ये पार्टी के अंदर लगभग हर राज्य में कई ग्रुप्स थे। खुद गुजरात में ये कई ग्रुप्स थे। लेकिन कम से कम ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व था, शायद उनका ये प्रभामंडल था कि वो नीचे उतना जिसमें आप देखिए कि बहुत सारे जो दूसरी रैंक की लीडरशिप कही जाती है वो भी आडवाणी जी द्वारा कल्टीवेट की गई थी। और बहुत सारे लोग मानते थे कि ये ग्रुप ऑफ 4 यहां दिल्ली में काबिज हो गया। आज के जो राज्यों के नेतृत्व को, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो आज दिखाई पड़ रहा है बीजेपी में, ये कोई नई बात नहीं है। इस पार्टी के अंदर ये डिफरेंसेस, ये पार्टी विद डिफरेंसेस ज्यादा है, पार्टी विद डिफरेंस कम रह गई है, और ये डिफरेंसेस खुल करके दिखाई पड़ रहे हैं। इसके पीछे न सिर्फ 2-3 कारण बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण पूरी तरह से हो चुका है। जो जिन बातों के लिए कांग्रेस को जाना जाता था, वो सारी चीजें, चाहे गुटबंदी हो, लॉबी हो, एक बड़े नेता के साथ उसके एक अलग अलग ग्रुप बने हो, लॉयल्टी बेस्ड जो ग्रुप्स हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो अपने को एक कार्डर बेस्ड वैचारिक पार्टी कहती है, उसमें भी आ चुके हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो सत्ता है वो अब एक तरह से साध्य बन गई। वो साधन नहीं है। साधन वो होती है अगर लोगों की सेवा करनी हो। तो ये दोनों ही कारणों से आज भारतीय जनता पार्टी में ये दिखाई पड़ रहा है। एक मिनट जरा, राकेश सिन्हा है, आप ही के पक्ष में बोलेंगे। आरएसएस बैकग्राउंड पे अगर बोलेंगे तो समझ लीजिए जो आपका पैतृक संस्थान है उसकी प्रवक्ता के तौर पर बोलेंगे। राकेश सिन्हा जी, जसवंत सिंह ने ये भी कहा, जो हमने स्टोरी दिखाई, कि नमो नमो मुझे 75 की याद दिलाता है। जिस ढंग से हो रहा है नमो नमो का तमाशा हो रहा है, जसवंत सिंह कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूं। और जो कुछ भी हमने अभी इससे पहले बहस की, क्या हो रहा है बीजेपी में? क्या ये वही बीजेपी है जो 20 साल 25 साल पहले चाल चलित चेहरा और पार्टी विद डिफरेंस वाली बीजेपी थी? देखिए, एक बात, जहां तक जसवंत सिंह की बात है, मैं मानता हूं कि उनका संगठनात्मक रूप से कंट्रीब्यूशन पूरे भारतीय जनता पार्टी या विचार परिवार में ऑलमोस्ट नगण्य रहा है। वो एक उदारवादी छवि के व्यक्ति थे और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के बाद आए और पार्टी ने उनको जितना दिया और जो कुछ दिया वो बहुत दिया। तो इसका मतलब लालमुनि चौबे, हरेन पांड्या, राजन सिंह राणा, ये सब अब रिजेक्ट मार चुके थे। मैं एक चीज मानता हूं, इनकी आपको जरूरत नहीं। एक चीज मैं मानता हूं कि चुनाव किसी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है,
और उस वक्त यदि टिकट नहीं मिलता है, यदि सर्वे किया जाए तो 300 स्थानों पर दो ऐसे प्रत्याशी हैं जो योग्य हैं, हो सकता है जिसको टिकट मिला उससे ज़्यादा योग्य हैं। यदि सब जगह जसवंत सिंह का रास्ता फॉलो किया जाए तो 600 बागी निकलेंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त जो लोग बागी का काम कर रहे हैं वह पार्टी के साथ धोखा दे रहे हैं। कम से कम 4-5 डिकेड से जो लोग पार्टी में हैं उनको अनुशासन का ज्यादा पाठ पढ़ना चाहिए। सही बात है, लेकिन इसमें अहम ये है राकेश सिन्हा, इससे आगे मैं एक बात जाता हूं, जो मूल प्रश्न है, ये तो एक छोटी सी बात है, किसी इंडिविजुअल पर है। मैं बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी को जो एक चक्रव्यूह बनाकर फंसाने की कोशिश होती है, उसे बार बार आदर्श की याद दिलाकर, जिससे भारतीय जनता पार्टी और आप उसी नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए, एक मैं आदर्श से निकलने की बात नहीं है, वो जो अभिमन्यु बनाकर रखने की बात हो रही है कि इसको आदर्श की देकर और कांग्रेस उसी आदर्श को का उल्लंघन करके सत्ता में आ जाए और राज करे 30 साल 40 साल राज करे। भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और केंद्रीय विचारधारा है, दोनों इंटैक्ट है। राकेश सिन्हा, सुधांशु आपके पास आ रहा हूं, लेकिन सुधांशु मित्तल एक बात और है। राकेश सिन्हा 30 सेकंड इस पर भी जवाब लूंगा, उसके बाद सुधांशु मित्तल आ रहा हूं शोभा ओझा आपके पास, कि जब आप कह रहे हैं कि जसवंत सिंह को बहुत मिला और ये कहना धोखा है, तो सवाल उठता है जिसको आप लेके आ रहे हैं, एक एक्टर मुंबई से आया परेश रावल को टिकट दिया, एक आपको मैंने जैसा कि कहा कि हरन पांड्या का टिकट काटा, उसके काट के एक्टर को दिया और जसवंत सिंह को काट के कांग्रेसी को दिया, 3 दिन पहले शामिल किया और 3 दिन बाद टिकट दिया। ऐसे दर्जनों लोगों को आप टिकट दे रहे हैं, तो ये कौन से, इसका मतलब आप क्या इतनी कमी है और डेस्परेट है कि आप दूसरे के यहां से, मोदी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत और एक्चुअली आप कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रहे हैं। दो आए, मैं दोनों बात सुन लीजिए, मैं दोनों, एक पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में या किसी भी पार्टी में टिकट देने में 100% ठीक ही रास्ता अपनाया जाए ऐसा नहीं है। कभी पूर्वाग्रह भी हो सकता है, कहीं कोई न्यूनताएं भी हो सकती हैं। नहीं, पार्टी डिफरेंस है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को टिकट देना एक मनोवैज्ञानिक जीत का प्रतीक है, जो भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस को संदेश दे रही है। आज आपके चैनल पर मैं देख रहा था, साबिर अली जेडीयू छोड़कर आ रहे हैं। यह संदेश है जो छत्रप भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे थे, आज ये मनोवैज्ञानिक हार से पीड़ित हैं और शोभा ओझा जी जवाब नहीं दे पाएंगी। आज कांग्रेस कल को शामिल होते हैं, जो लोग भारतीय जनता, जो संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को गाली देते थे, आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये विचारधारा तो ये तो केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी एक डस्टबिन बन गई है। डस्टबिन नहीं बनने गई है, देखिए भारत कचरे नहीं है, कल तक उनके सुधार लोग हैं। एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आज तक जो विचारधारा की लड़ाई आप लड़ रही थी, जिस विचारधारा की आप बात कर रही थी, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, एक विचारधारा इस देश में स्वीकृति की ओर बढ़ रही है। और आज जो बयान है साबिर अली का, जो आपके चैनल पर अजीत जी मैं आपके साथ देख रहा था, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इन लोगों ने कैद बना रखा था, 60 साल तक मुसलमानों को कैद बना रखा था। विचारधारा के साथ मिल ही नहीं सकता है। और अगर कोई सांप्रदायिक विचारधारा को अपनाता है तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई अपने निजी स्वार्थ के कारण सांप्रदायिक विचारधारा के साथ जुड़ रहा है। जो आपके साथ है वह तो स्वार्थ नहीं है। अगर वह विचारधारा बदलता है, यदि स्वीकार करता है इस देश में इस संघ की जो विचारधारा है, जो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा है, वह परिभाषा ही सत्य है, वही भारतीय परंपरा की परिभाषा है। आज इसकी भी विजय है। राकेश सिन्हा कैसी बातें कर रहे हैं आप? सुधांशु मित्तल, बहुत महत्वपूर्ण बात, मैं खास करके संघ के विचारक भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर जो हो रही है पार्टी के अंदर, उसका समर्थन करें, वो बात समझ में आती है। राकेश सिन्हा जी जो संघ के एक विचारक के रूप में अपनी बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो जसवंत सिंह और दूसरे लोग आए थे पार्टी में, वो संघ के विचारधारा से नहीं आए थे, वो लिबरल चेहरे के लोग आए थे। क्या और आज उनको इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। विचारधारा को आगे नहीं बढ़ाना चाहूंगा, मैं कह रहा हूं ये लार्जर पहले सुन लीजिए, आ रहा हूं शोभा ओझा। संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहिए जगदम्बिका पाल, बढ़ाने के लिए नहीं, आपको चाहिए मनोज तिवारी, बढ़ाने के लिए नहीं, सुन तो लीजिए, स्वीकृति है, सुन तो लीजिए, संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए चाहे मनोज तिवारी जो समाजवादी पार्टी से लड़े आ गए, छेदी पासवान जो जेडीयू में रहे, कर्नल सोराराम जो कांग्रेसी हैं जिनके चक्कर में आप जसवंत सिंह को शहीद कर दिया, आपको विद्युत महतो जेएमएम के रामकृपाल यादव 35 साल तक संघ और बीजेपी को गाली देने वाले, राव बीरेंद्र सिंह, श्री रामलू
जिसके लिए सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया। आपको विचारधारा के लिए ऐसे लोग, कीर्तिवर्धन सिंह यूपी में टिकट दिया, बीएसपी से भी लड़े, समाजवादी से भी लड़े, और आपको अपनी विचारधारा को अक्षुण्ण रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सारे पार्टियों से लोगों को लाना पड़ा। नहीं, मैं ला रहे हैं और ये इसके जरिए कह रहे हैं कि हमारा नहीं एक मिनट जवाब बोलिएगा और इसमें मैं जवाब दे दूं ना। एक बात जोड़ना पड़ेगा, जवाब दूं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दिवालियापन को दर्शाता है कि हर कैंडिडेट में क्या कहा, प्रत्येक प्रत्याशी सभी गुणों से संपन्न हो, सभी गुणों से संपन्न है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। मैं कह रहा हूं एक मनोवैज्ञानिक युद्ध को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, दूसरे पार्टी को खंडहर बनाकर। चलिए खंडहर बनाकर, अच्छा है, ये एक नया तर्क है। ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो आपके पार्टी में लिबरल चेहरे थे वो पार्टी से बाहर किए जा रहे हैं, और ये नहीं जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये उनकी गलती है। आपने 4 दशक तक रहने के बाद बात ये कही जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी पर आरएसएस का जो कब्जा है वो एक मिनट आप दोनों को रोको, आ रहा हूं सुधांशु मित्तल। 4 दशक तक जो पार्टी में थे, जाना इसलिए एक जवाब 4 दशक तक जो पार्टी में थे, यदि उनको टिकट नहीं मिलता तो उनको अनुशासित अच्छा आ रहा हूं, शोभा ओझा आपके पास भी आऊंगा। सुधांशु मित्तल, दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उसमें एक आप उदित राज को लाए जो अलग पार्टी चला रहे थे, मनोज तिवारी को लाए जो समाजवादी पार्टी के बैकग्राउंड के थे, और एक स्वामी जी श्री श्री रविशंकर के शिष्य को लाए। तो 7 में से 3 आपने बोरो किए, इंपोर्ट किए, ये तो हालत है। और उसके बाद विचारधारा की बात कर रहे हैं सुधांशु मित्तल जी। अभी लिस्ट देना शुरू करूं तो 25-30 ऐसे लोग निकलेंगे सुधांशु मित्तल जी, और उसके बाद कह रहे हैं कि पार्टी में जनरेशनल चेंज हो रहा है, और जनरेशनल चेंज के लिए सब जगह से कुनबा इकट्ठा किया जा रहा है। अजीत जी 480 सीट में से 25 गिनवा देंगे ना जी, 480 सीट में 40 गिनवा देंगे। हाँ। कितना परसेंट हुआ? 10% है तो क्या है, आप उसको अपवाद को रूल बना देंगे क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, कम 10% भी नहीं हुआ। जी 10% भी नहीं हुआ। आप चीज को, अपवाद को जो है ना, आप उसको कहिए ये व्यवस्था हो गई, ऐसे थोड़ी होता है। एक और चीज समझिए, बार बार नरेंद्र मोदी जी का नाम आ रहा है टिकटों को लेके। अच्छा, मैं थोड़ा व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर भी और वैसे भी आपको बता दूं, टिकटों के मामले में नरेंद्र मोदी जी का कोई दखलंदाजी नहीं है। पूरी इलेक्शन कमेटी में पॉइंट पर ब्रेक ले रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। शोभा ओझा माफ करें, ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। और आप चाहे सुनिए, बहुत नहीं सुधांशु जी ब्रेक पर जाना हो, बहुत अहम बात आपने कही। शोभा ओझा जब भी अच्छी बात होती है तो आप ब्रेक कर लेते हैं। नहीं माफ करिए, ब्रेक हमारी मजबूरी है सर, ब्रेक हमारी मजबूरी है। इसी पॉइंट से वापस लौटेंगे, शोभा ओझा आपके पास भी आएंगे। नरेंद्र मोदी का कोई दखल नहीं है टिकटों के बंटवारे में, लेकिन किसका दखल है कि हरन पांड्या का टिकट कटता है, किसका दखल है कि भावनगर से राजेंद्र सिंह राणा का टिकट कटता है, किसका दखल है कि आडवाणी भोपाल चाहते हैं उन्हें टिकट नहीं मिलता, किसका दखल है आडवाणी पहली लिस्ट में गांधीनगर से चाहते हैं उनका नाम नहीं निकलता, ये किसका दखल है? जो भी टिकट बांटा जा रहा है उसमें मोदी की कोई भूमिका नहीं है, मोदी कहीं नहीं है। और हम लोग जितना जान रहे हैं, जो कल्याण सिंह ने अपने बयान में कहा, बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बीजेपी का मतलब मोदी, मोदी का मतलब बीजेपी, और उसके बाद अगर ये कहते हैं मोदी की कोई भूमिका नहीं। शोभा ओझा आपके पास आने से पहले सुधांशु मित्तल जी, मोदी की कोई भूमिका नहीं है, अगर ये किसी मासूम को भी कहेंगे तो कोई समझेगा नहीं। सुधांशु मित्तल जी, मोदी की भूमिका नहीं है तो हरन पाठक का टिकट काटने में। अजीत जी आप तो बहुत, अजीत जी मेरा पूरा सुन लीजिए, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जी आप बहुत होशियार हैं और आप समझ पाएंगे जो मैं कह रहा हूं। गुजरात राज्य जो है उसके वो मुख्यमंत्री हैं और वहां की टिकट को लेके उनका उत्तरदायित्व है। तो गुजरात की टिकटों में क्या होगा क्या नहीं होगा वो उन्होंने कराया, लेकिन सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जो सारी टिकटों के बारे में चर्चा हुई है उसमें गुजरात के अलावा उन्होंने एक टिकट के बारे में भी अपना कोई व्यक्तिगत मत नहीं रखा है। अच्छा, ये तथ्य अगर आपको किसी से जानने हो अपना पता लगा लीजिए। चलिए ठीक है, तो अब एक सवाल, तो सारी बात एक मिनट सुधांशु मित्तल, शोभा ओझा के पास जाने से पहले एक सवाल कि जसवंत सिंह जब नाराज हुए, सवाल थोड़ा लार्जर प्रोस्पेक्ट में करें, जब नाराज हुए उन्हें टिकट नहीं दिया और आपने एक कांग्रेसी को टिकट दे दिया 3 दिन पहले शामिल करके, तो अरुण जेटली ने कहा कि हमें खेद है कि हम जसवंत सिंह को अकोमोडेट नहीं कर पाए, हम कोई वैकल्पिक तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे। जसवंत सिंह ने कहा कि वो कोई फर्नीचर टेबल कुर्सी नहीं है कि उनको एडजस्ट अकोमोडेट किया जाए। तो ये लगता नहीं कि आप टिकट नहीं दिया तो नहीं दिया, आपने जख्म पर नमक छिड़कने का भी काम करते हैं आप लोग। चित भी मेरी पट भी मेरी अंटा मेरे घर वालों का, ये कोई बात हुई? अगर आप संवेदनशीलता के साथ कहें देखिए हम कोशिश कर रहे थे, नहीं किसी मूल्यांकन की वजह से हो पाया, तो उसमें आप कहिए, उनका जवाब देखिए कि मैं फर्नीचर का पीस नहीं हूं। सारी उम्र जो है आप सत्ताधारी रहे हैं,
आपका कुछ कर्तव्य नहीं है। अच्छा। अगर एक कलेक्टिव विजडम में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी अगर आपका टिकट ना दे तो आप जो है रिबेल बन जाएंगे। ये कौन सा इसमें चलिए एडजस्ट होना चाहिए था उनको। कौन सा अनुशासन समझ गया सुधांशु मित्तल, उनको एडजस्ट होना चाहिए था, उनको एडजस्ट होना चाहिए था। में खड़ा करेंगे जसवंत सिंह को एडजस्ट होना चाहिए, हरण पांड्या का टिकट काटा परेश रावल के लिए, उनको एडजस्ट होना चाहिए, सबको एडजस्ट होना। शोभा ओझा, चलिए अब जरा शोभा ओझा के पास चलते हैं। शोभा ओझा, जो कुछ चल रहा है बीजेपी में, लगातार मैं देखता हूं कि कांग्रेस के नेताओं के बयान आते हैं, आज भी आए, और सब लोग जसवंत सिंह को लेकर बहुत सिंपैथाइजर है। पहले 5 दिन तक आप सब लोग आडवाणी को लेकर सिंपैथाइजर थे, उसके बाद जसवंत सिंह को लेकर सिंपैथाइजर हैं। तो अगर बीजेपी में कुछ चल रहा है तो उसकी चिंता आप लोग क्यों करते हैं? मुझे लगता है आपको अपनी पार्टी पर फोकस कम, बीजेपी के घर में क्या हो रहा है इस पर नजर ज्यादा है। शोभा ओझा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस बीजेपी में जो हो रहा है वो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। जो पार्टी चाल चरित्र और चेहरे की बात करती थी आज का किस हाशिए पे आ गई है। पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से जितने बुजुर्ग नेता थे उनको साइडलाइन किया जा रहा है, उनके टिकट की लाले पड़ रहे हैं, उनको बाध्य किया जा रहा है कि वो कहीं और से लड़े या उनका टिकट काटा जा रहा है। तो ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश कमेंट कर रहा है, और सभी भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को देख रहे हैं, मोदी के असली चेहरे को देख रहे हैं। और जो गुजरात में पहले डिक्टेटरशिप होती थी, जो मोदी ने गुजरात में अपने समकक्ष के नेताओं को खत्म किया, आज पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से नेशनल सीन में आए हैं तो नेशनल लीडर्स को खत्म कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस नहीं, पूरा देश देख रहा है और देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई और ये देश भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो गया है और एक ही डिक्टेटर है जो इस देश को भारतीय जनता पार्टी को चला रहा है, वो है मोदी। वो चाहे उनके अंदर के नेता हो, चाहे बाहर के नेता हो, चाहे शोभा ओझा, सभी देख रही है इस बार। शोभा ओझा, जब आप ये सब बात कर रही हैं तो आप लोग अपनी पार्टी को लेकर चिंता नहीं कर रही हैं कि आपकी पार्टी में ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत तमाम लोग चुनाव के वक्त कांग्रेस छोड़कर भाग रहे हैं? सतपाल महाराज से लेकर और जो सोनाराम, कर्नल सोनाराम से लेकर, और हरियाणा में तो 5-7 लोग चले गए। तो ये जो कह रहे हैं, कहावत होता है कि सबको डर है, कांग्रेस की बात है, डूबते जहाज से सब भागना चाह रहे हैं। जी, जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की विचारधारा से जो जुड़े लोग हैं, जो कांग्रेस के सिपाही हैं सच्चे, उन्होंने कभी भी पार्टी नहीं छोड़ी। अच्छा, जगदम्बिका वो हमेशा आपके पार्टी सिपाही के नहीं साथ थे। खड़े रहे, और जो अभी भाग के जाके भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेके लड़ रहे हैं, तो वो दिखाता है कि किस और जो विचारधारा सच्चे सिपाही है आपके, क्या उनकी जो सच्चे सिपाही है चिदम्बरम, वो चाहते हैं उनके बेटे कीर्ति चिदम्बरम चुनाव लड़ते हैं। जो सच्चे सिपाही मनीष तिवारी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, कई आपके सच्चे सिपाही चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। चलिए शोभा ओझा, हम एक बार वापस लौटते हैं। आनंद प्रधान, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मनीष जी। अच्छा अपनी तबीयत की वजह से चुनाव लड़ने से जो भी उन्होंने कहा होगा, बाकी बिल्कुल ऐसा नहीं है। पार्टी का हर नेता, बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है और दमदारी से लड़ रहा है, और जो यूपीए सरकार की उपलब्धियां हैं उसको लेके हम लड़ेंगे। बिल्कुल, और 2014 में सरकार बनाएंगे। हमारे सामने ऐसी मजबूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से कोई नेता कल आया उसे टिकट देना है, या शोभा ओझा थोड़ा फैक्ट चेक करिए। एक मिनट शोभा ओझा, जैसे एक मिनट शोभा ओझा, विचारधारा गंदी रही हो, जो महिलाओं के खिलाफ शोभा ओझा, जिन्होंने इतना गदर मचाया हो, उसको पार्टी में लेना या उसके साथ खड़े होना कांग्रेस की मजबूरी नहीं है। शोभा ओझा, भारतीय एक मिनट जनता रोक रहा पार्टी की हूं। मजबूरी है कि शोभा ओझा, वो वोट चाहते हैं, शोभा और इस ओझा, बार किसी भी हालत में सरकार बनाना चाहते कांग्रेस हैं। ने कितने दल बदलुओं को टिकट दिया है? जरा गूगल पर सर्च करिए, फैक्ट चेक करिए। यूपी असेंबली चुनाव अभी 2 साल पहले हुए हैं, 100 से ज्यादा ऐसे लोगों को टिकट दिया गया जिनका अतीत कांग्रेस से कोई रिश्ता नहीं था, अलग अलग पार्टियों से जमा किए गए थे। इसलिए यह कहने का हक किसी को नहीं, सब ऐसा करते हैं। आपके पास आने से पहले राकेश सिन्हा, क्या इसको किस तरह से माना जाए? घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध, क्या बीजेपी को दूसरों पर भरोसा है? और दूसरा, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में क्या माना जाए कि बीजेपी में जनरेशनल चेंज का मतलब कि जो लोग ये सब बुजुर्गवार थे, जिन्होंने जनसंघ से लेकर बीजेपी के फाउंडेशन ले करने तक काम किया, वो सब की जरूरत नहीं है? किसी ढंग से जोशी बच गए, टंडन बच गए तो बच गए, धरती पकड़ के जिद ठान के। देखिए, पहले मैं शोभा ओझा जी पर एक बात कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पहली बार
इलेक्शन हॉलीडे में जा रही है, चुनावी अवकाश में कांग्रेस चली गई है। 2014 का चुनाव मन से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। आज मौका मिले तो राहुल गांधी भी कहीं विदेश जाकर यात्रा कर लें, पर्यटन कर लें। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं, ये कहना आप चलिए, मैं तो कह दिया, फिर बाद में आप आइएगा। रूप से नहीं, देखिए ये आपका इलेक्शन हॉलीडे है। भोपाल में आप टिकट देती हैं, आज टिकट देती हैं, वो पार्टी बीजेपी में आ जाता है। और हर कोई कल तक जो पार्टी का प्रवक्ता बनकर कांग्रेस को डिफेंड करता है, अगले दिन भारतीय जनता पार्टी में आता है। आता है तो आप उसको देखिए एक बात जान लीजिए, आपको एक बात जान लीजिए, एक दिन पहले और फिलोसफिकली आपको काउंटर कर रहा था और साबिर अली जैसे लोग आ जाते हैं। 1952 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा को गाली देने वाले लोग यदि इसके शरण में आते हैं तो हम इसे एक हम पार्टी हॉपिंग किस तरह के चल रही है, आप जो कह दीजिए, मैं पहले पूरा कर लूं। बसपा में एक फैक्ट बता दूं आपको, आसानी होगी किस तरह से चल रही। बहुजन समाजवादी पार्टी में नंद गोपाल गुप्ता नंदी थे, उत्तर प्रदेश में मंत्री भी रहे थे। उनको आज कांग्रेस से टिकट मिल गया। मैं बता रहा हूं कैसे हुआ। बीजेपी से पहले वो बसपा छोड़ के बीजेपी में गए, बीजेपी में उनको टिकट नहीं मिला क्योंकि वहां सपा से आए हुए श्यामाचरण गुप्ता को टिकट मिल गया, तो आज वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस ने टिकट दे दिया। तो एक तरह से ये जो अवसरवाद है यही इस समय की सबसे बड़ी जरा मैं आगे की बात करूंगा, वो बुजुर्गों की जो बात की कि इन लोगों की अब आपको जरूरत नहीं रह गई है। चाहे टंडन, कैलाश, सॉरी माफ करें, लालजी टंडन और देखिए पार्टी में कोई भी व्यक्ति बेजरूरत नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अनुशासन, एक विरासत और पार्टी की परंपरा, तीनों का ख्याल रखना चाहिए। मुझे लगता है अगर पार्टी में किसी के साथ अन्याय हुआ लगता है तो इलेक्शन लास्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। पार्टी की बहुत से प्लेटफॉर्म से मंच है जहां पर बात को उठाया जो ज्ञान दिया अरुण जेटली ने कि हंस के स्वीकार करना चाहिए और खुद स्वीकार नहीं किया कि चुनाव में सिद्धू को टिकट काट के भेज दिया और उसके चुनाव में यदि आपको टिकट नहीं मिला, उसके बाद यदि पार्टी पर आप सवाल खड़ा करते हैं तो यह सिर्फ निजी स्वार्थ से। मेरा मानना है कि टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में 100% सही नहीं होता है, इसमें 10% गलत हो सकता है। लेकिन उस गलती के कारण आप पूरे विचारधारा को, पूरी पार्टी को हम तो कह रहे हैं कि उसमें 40-50 ऐसे लोगों को ला रहे हैं आप। आ रहा हूं सुधांशु, मूल बात यह है, एक मिनट रुकिए सुधांशु जी, मुद्दा यही है कि जिसको कह रहे हैं कि पार्टी किसको टिकट देगी और नहीं देगी और टिकट के आधार पर यह फैसला नहीं होना चाहिए, यह स्वार्थ और निजी कारणों से विरोध करें, वो बिल्कुल ठीक बात है। इस पे भी बात करें कि बीजेपी में जिस ढंग से हो रहा है और जिस ढंग से सुषमा स्वराज और आडवाणी जैसे लोग हाशिए पर हैं कि सुषमा स्वराज ट्वीट करके एतराज जताते हैं श्री रामुलू के मुद्दे पर और इवन जसवंत सिंह के मुद्दे पर, उसके बाद अरुण जेटली कहते हैं कि श्री रामुलू के पास 4% वोट था तो क्या हम ऐसे ही छोड़ देते। तो ये चल रहा है, ये आने वाले चुनाव और उसके बाद कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में यह सिर्फ जनरेशनल चेंज नहीं है, बल्कि एक विचारधारा के स्तर पर जिसको हम कहते हैं हार्ड हिंदुत्व की तरफ लौटने की राजनीति का इशारा है। जो भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक के आखिरी वर्षों में अटल बिहारी वाजपेयी के जरिए एक उदार चेहरा पेश करने की कोशिश कर रही थी, वहां अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर संघ का असर्सन बढ़ा है। अटल इरा को संघ के अंदर माना जाता था कि वो एक इस तरह से संघ से भी बड़े हो गए थे और वो बिल्कुल सुनते नहीं थे। अब मोदी सबसे बड़े हो गए। अब मोदी के नेतृत्व में उनको लगता है कि हार्ड हिंदुत्व की राजनीति को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं और वो संघ के कमांड में है। उनको ये लगता है कि ये जो बाकी नेता आडवाणी है, सुषमा स्वराज है, ये संघ की उतनी परवाह नहीं करते, इसलिए इनको किनारे किया जाए। और एक तरह से आप देखिए कि संघ का जिस तरह से हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी में बढ़ा है और हाल के दिनों में जिस तरह से मोहन भागवत एक तरह से नेताओं के बीच बचाव भी कर रहे हैं। थोड़ा सा जवाब दीजिए। आडवाणी के मामले में भी उनका बीच बचाव करना आप बताता है कि एक तरह से, और गडकरी को जिस तरह से लाके अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए एक बात जान लीजिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सलाह देने की और नैतिक अधिकार से काम करता है और इसमें साफ है कि भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार के एक बृहद परिवार का एक हिस्सा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और संघ कभी भी डे टू परिवार का हिस्सा नहीं, परिवार का डे टू डे के मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। दिक्कत यही है इस समय। एक बात जान लीजिए, और इसके कारण ही इसमें किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई कष्ट नहीं है, यदि स्वीकार करना चाहिए। हम एक विचारधारा के हिस्से हैं और संघ को कोई मंत्री पद नहीं चाहिए। संघ देश के हित में, लोकतंत्र के हित में यदि भारतीय राजनीति
संघ के पास रिमोट कंट्रोल है, मंत्री पद क्यों चाहिए? रिमोट कंट्रोल इसको नहीं बोलते हैं, इसको रिमोट कंट्रोल नहीं बोलते हैं। जब नैतिक हस्तक्षेप रिमोट कंट्रोल नहीं होता है। ये क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, जो लोग सरकार चलाएंगे। एक शब्द सिर्फ मैं बोलूंगा, जो लोग लोक शक्ति का मतलब नहीं जानते हैं वही संघ को नहीं समझते हैं। संघ लोक शक्ति का परिचायक है। बिल्कुल, लोक शक्ति को जो लोग नहीं जानते हैं वो संघ को नहीं समझते हैं। तो साबिर अली आने वाले समय में लोक शक्ति को जानेंगे और बीजेपी की शक्ति बनेंगे। जगदंबिका पाल से लेकर दर्जन भर नेता जो आए सब संघ की लोक शक्ति को जानकर आए। संघ सबको, संघ नेतृत्व और बीजेपी सबको अपने भीतर समाहित करता है। सुधांशु मित्तल जी, सुषमा स्वराज नाराज हैं, उन्होंने जसवंत सिंह के मुद्दे पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। सुषमा स्वराज ने श्री रामुलु के मुद्दे पर साफ साफ नाराजगी जाहिर की, और उसके बाद भी इतनी बड़ी नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी भी क्या पार्टी में कोई हैसियत नहीं है उनकी नाराजगी की, उनकी असहमति की? सुधांशु मित्तल। मैं अभी तक इंतजार कर रहा था कि आनंद जी ने हार्ड हिंदुत्व की बात अभी तक कैसे नहीं करी। ये तो बहुत पहले हो जानी चाहिए। लेकिन पहले मेरा जवाब दीजिए। हम जो है पहले मेरा जवाब दीजिए। विकास को मुद्दा बना रहे हैं। पहले जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। सुधांशु मित्तल मुद्दा बना रहे हैं। सुधांशु और मित्तल ये जो है ये हार्ड हिंदुत्व को सुधांशु मित्तल एक मिनट बिल्कुल सही जगह लगा। अब सुधांशु मित्तल जवाब दीजिए मेरे सवाल का। आपका प्रश्न आ गया, सुन तो लीजिए जी। भाजपा की सबसे बड़ी, देखिए सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है कि यहाँ पे मत भिन्नता है। मत में परस्पर विरोध हो सकता है लेकिन मन भिन्नता नहीं है। नहीं, हम लोग अपने मत अलग रखते हैं लेकिन फिर भी साथ काम करते हैं। मतलब आपको लगता है कि सुषमा स्वराज और अरुण जेटली में कोई मन भिन्नता नहीं है? समय है। किसको समझा रहे हैं सुधांशु मित्तल? सुधांशु मित्तल व्यवस्थित होंगी। सुधांशु मित्तल, हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा संक्रमण काल जो है, परिवर्तन काल जो है, वो इतना आसानी से, इतने स्मूथली जा रहा है। बहुत आसानी से ट्रांसफॉर्म करते हैं आप लोग। बांट दी और कोई अभी तक मेजर वो मिसहैप नहीं हुए। इसको आप हमारी उपलब्धि मानिए। बिल्कुल बिल्कुल आपकी उपलब्धि है। चलिए सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी, लगा था कि आप लोग हमें तारीफ करेंगे कि देखिए एक जनरेशनल चेंज हो गया। अटल अडवाणी जी का एरा था, उनको आपने खत्म कर दिया, हम आपकी तारीफ करें। और अब वार्तालाप, अटल अडवाणी एरा था जिसको आपने खत्म कर दिया, हम तारीफ करेंगे। आप चाह रहे हैं बड़े अच्छी सारी से चीजें निकल गई। सुधांशु मित्तल, आप ये चाह रहे हैं कि अटल अडवाणी का एरा था उसको आपने खत्म कर दिया जनरेशनल चेंज के नाम पर। 2 दर्जन कांग्रेस और समाजवादी लोगों को अंदर करके हम उसकी तारीफ करें। चलिए हम शोभा हो जा, या तो आप ये कहिए कि ट्रांजिशन मींस अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द अर्लियर एरा। बिल्कुल कौन सी फिलॉसफी? बिल्कुल 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 शोभा हो जा। आपके यहाँ जनरेशनल चेंज हो चुका है और बीजेपी में जनरेशनल चेंज हो रहा है, यही तर्क दे रहे सुधांशु मित्तल। एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का 4 चरित्र चेहरा ये दिखाता है कि बुजुर्गों को दरकिनार करे, जिन्हें पार्टी को सींचा खड़ा करा, उनको दरकिनार करके उनको इंसल्ट करके उनको डिसरिस्पेक्ट उनको दिखा के गांधी जी क्या कहा आपको सुनता ही नहीं है। पार्टी को जनरेशनल चेंज की बात कर रही है पार्टी, क्योंकि वो परिवारवाद का है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे अडवाणी जी बयान आपके भी आपके यहाँ भी है हर मोदी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अमूर्त परिवार है और वो अमूर्त परिवार, इनके यहाँ मूर्त नहीं एक अमूर्त परिवार है जो पार्टी को चलाता है रिमोट कंट्रोल से। जी अपना दर्द बता चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस देश में आनंद जी, मैं चाहता हूं देखिए मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दलों के पीछे एक लोक शक्ति खड़ी हो। तो जो राजनीतिक दलों में जो एक विकृति आ रही है वो विकृति तभी रुकेगी जब उसके पीछे एक लोक शक्ति खड़ी गई। मैं नहीं कहता हूं कोई राजनीतिक दल तभी रुकेगी जब जहां भी विकृति आते हैं सबको। आज कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि उसको चलाने वाला एक व्यक्ति है। एक सवाल मैं पूछता हूं, हाँ। आपको क्या अडवाणी, सुषमा स्वराज, लालजी टंडन, कलराज मिश्रा, मुरली मनोहर जोशी, इन सबकी अब जरूरत नहीं रह गई है जनरेशनल चेंज में, आप ये कहेंगे? देखिए मैं मानता हूं कि जब पार्टी स्वाभाविक रूप से यदि परिवर्तन की ओर बढ़ रही है तो कंटिन्यूटी चेंज है, वो है मार्गदर्शक के रूप में। वो तो जबरन है, वो तो खूंटा गाड़ के घर में दादाजी की भूमिका और पिताजी की भूमिका में अंतर जो आता है वो अंतर पार्टी में भी आना चाहिए। दादाजी मैं ये पूर्ण सवाल उठा रहा हूं, ये पार्टी में क्या कुछ व्यक्तियों का ट्रांजिशन है या विचारों का भी ट्रांजिशन है? देखिए मुद्दा ये है यहाँ पर कि भारतीय जनता पार्टी जो एक मॉडर्न लिबरल
सेंटर राइट पार्टी बनने का दावा कर रही थी, वहां से क्या वो हार्ड हिंदुत्व की तरफ जा रही है या वास्तव में वो आपकी मॉडर्निटी देखिए यही जानना चाहते हैं, पूरा देश ये जानना चाहता है एकदम आपने जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके देखिए सांप्रदायिक होने जा रहे हैं। आ रहा हूं सुधांशु मित्तल, आ रहा हूं। एक मिनट देखिए भारतीय जनता आपको पार्टी तो कहना चाहिए हम जो है सुधांशु मित्तल लेके घूमने वाले। देखिए सुधांशु मित्तल, एक मिनट, वक्त कम है जरा, मुझे प्रोग्राम खत्म करना पड़ेगा। एक मिनट सुधांशु मित्तल, चलिए राकेश सिन्हा आप जवाब दीजिए। उससे पहले एक सवाल, चूंकि इससे जो इन्होंने कहा उससे निकला। सुधांशु मित्तल, कल्याण सिंह जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट है, उनका एक बयान मैंने देखा, पढ़ा, बाइट भी सुना है मैंने अभी इसी प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने कहा बीजेपी का मतलब मोदी, मोदी का मतलब बीजेपी। मैं चाहता हूं पार्टी इसको किस तरह से क्या इंडोर्स करती है, या पार्टी के नेता के तौर पर कहते हैं कल्याण सिंह के निजी विचार हैं, हम उससे सहमत नहीं है। अजीत जी, उन्होंने कम से कम ये तो नहीं कहा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। वही कहा, उसके शब्द के मतलब एक मिनट, लेकिन आप इसका मतलब कल्याण सिंह का फिर तो व्यक्तिवादी पार्टी हो गई। सुधांशु मित्तल फिर व्यक्तिवादी पार्टी हो गई। ताकत से आप इससे सहमत? एक मिनट शोभा ओझा, आप इससे सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी में मोदी एक मिनट शोभा ओझा जवाब चाहिए। शोभा ओझा एक मिनट जी का आज उनके डिक्टेटरशिप की ओर है। शोभा ओझा एक मिनट, बयान है क्या? नहीं एक मिनट सुधांशु मित्तल जरा सुन लीजिए, मैं फिर पूछ रहा हूं, दर्शक समझ रहे हैं। कल्याण सिंह बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा बीजेपी का मतलब मोदी, मोदी का मतलब बीजेपी। क्या यह पार्टी लाइन है सुधांशु मित्तल? नहीं जी, ये कल्याण सिंह जी का व्यक्तिगत मत है, उनके विचार है, उनकी भावनाएं हैं, और उन्होंने अपनी भावना को अभिव्यक्त करा है। अच्छा चलिए, एक वाइस भाजपा की प्रेसिडेंट राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस पे फैसला लेके कर देगी, उस दिन ये भाजपा का मत होगा। उससे पहले इस तरह का कोई बयान चलिए, हर एक व्यक्ति का शुक्रिया। व्यक्तिगत मत होता। 10 सेकंड वक्त है, क्लोजिंग। क्या ये व्यक्तिवादी नहीं पार्टी हो रही है मोदी के इर्द गिर्द? देखिए, विचारधारा पर आधारित कैडर बेस्ड पार्टी कभी भी किसी व्यक्ति का पर्याय नहीं हो सकता है, न है, न था, न रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित एक बड़े आंदोलन का हिस्सा है, चलिए, इसलिए उसी तरह से पार्टी चलती रहेगी और बड़े आंदोलन का हिस्सा है, विचारधारा पर आधारित पार्टी है। लेकिन उस विचारधारा पर आधारित पार्टी को कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी और बाकी दलों में जो विचारधारा के लोग हैं, जो अब तक अलग अलग विचारधारा के लोग थे, उन सबको अपने भीतर समाहित करने की होड़ लगी है। यह है नई बीजेपी, मोदी के नेतृत्व में बीजेपी, जहां पुराने वफादारों के टिकट काटे जा रहे हैं और नए जो बागी दागी दल बदलू आ रहे हैं, उन्हें नवाजा जा रहा टिकट से। यह नई बीजेपी है।